हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मानव हिंदी क्लासेस। आज मैं कक्षा 9वीं से क्लास 9 से क्षितिज भाग 1 से आपके लिए नया पाठ लेकर आई हूँ। पाठ का नाम है मेरे बचपन के दिन, जिसकी लेखिका हैं महादेवी वर्मा जी। अब यहाँ पर महादेवी वर्मा जी ने ये पाठ लिखा है और पाठ का नाम है मेरे बचपन के दिन। तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि इस पाठ में महादेवी वर्मा जी ने अपने बचपन के दिनों को याद किया है, उनके बारे में लिखा है, अपनी यादों को साझा किया है हमारे साथ। तो जब हम अपनी कोई याद लिखते हैं तो वह हमारी कौन सी विधा होती है? संस्मरण विधा। तो ये हमारा पाठ कौन सी विधा में है? ये है संस्मरण विधा में। इसमें हम महादेवी वर्मा के बचपन के दिनों के कुछ अच्छे किस्से पढ़ेंगे। तो आइए आप पाठ शुरू करते हैं। पाठ को पढ़ते हैं। मेरे बचपन के दिन। बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा आकर्षण होता है। स्मृतियाँ माने यादें। हम सब मानते हैं कि बचपन की यादें सबसे अच्छी यादें होती हैं। आप लोगों को शायद अभी, क्योंकि अभी आपकी एज वही है तो आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ता, पर आप देखते होंगे कि आपके बड़े घर में सब कौन सी बातें करते हैं कि मेरे बचपन में ऐसे था ऐसे था। तो सबसे सुंदर समय होता है, गोल्डन पीरियड होता है। कभी कभी लगता है जैसे सपने में सब देखा होगा। परिस्थितियाँ बहुत बदल जाती हैं। जो हमारा बचपन का टाइम है और अब बिल्कुल बदल गया, कंडीशंस चेंज होती है। तो आप सुनते भी हो कि पहले ऐसे होता था, अब ऐसे नहीं है। तो वो सब क्या है? यादें हैं। अपने परिवार में मैं कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई, यानी कि लड़की नहीं थी कोई परिवार में। मेरे परिवार में प्रायः 200 वर्ष तक कोई लड़की थी ही नहीं। सुना है उसके पहले लड़कियों को पैदा होते ही परमधाम भेज देते थे। परमधाम यानी भगवान जी के पास मार देते थे। फिर मेरे बाबा ने बहुत दुर्गा पूजा की। हमारी कुल देवी दुर्गा थी। मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बहुत खातिर हुई और मुझे वह सब कुछ सहना नहीं पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता था, जैसे कि मार देते थे। इनका बहुत आदर सत्कार हुआ क्योंकि 200 वर्षों के बाद अपने परिवार में आई थी और बहुत मन्नतों से। परिवार में बाबा फारसी और उर्दू जानते थे। पिता ने अंग्रेजी पढ़ी थी। बाबा माने दादाजी। हिंदी का कोई वातावरण नहीं था। मेरी माता जबलपुर से आई और वे अपने साथ हिंदी लाई। वे पूजा पाठ भी बहुत करती थी। पहले पहले उन्होंने मुझको पंचतंत्र पढ़ना सिखाया, यानी कि उनकी सबसे पहली गुरु कौन हुई? उनकी माता। बाबा कहते थे हम विदुषी बनाएंगे। विदुषी मतलब बहुत अच्छी ज्ञाता, जिसको सब नॉलेज हो। मेरे संबंध में उनका विचार बहुत ऊंचा रहा, इसलिए पंचतंत्र भी पढ़ा। मैंने संस्कृत भी पढ़ी। ये अवश्य चाहते थे कि मैं उर्दू फारसी सीख लूँ, लेकिन वह मेरे वश की बात नहीं थी, यानी कि उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था उर्दू फारसी सीखने के लिए। मैंने जब एक दिन मौलवी साहब को देखा तो बस दूसरे दिन मैं चारपाई के नीचे जा छिपी। मौलवी जो लेखिका को क्या पढ़ाने आए थे? उर्दू फारसी। उनके आते ही उनको पढ़ने का मन नहीं था तो वो चारपाई के नीचे छुप गई। तब पंडित जी आए संस्कृत पढ़ाने। माँ थोड़ी संस्कृत जानती थी। गीता में उन्हें विशेष रुचि थी। गीता जो हमारा ग्रंथ है। पूजा पाठ के समय मैं भी बैठ जाती थी और संस्कृत सुनती थी। उसके विपरीत उन्होंने मिशन स्कूल में रख दिया मुझको। मिशन स्कूल में वातावरण दूसरा था, प्रार्थना दूसरी थी, इंग्लिश थी। मेरा मन नहीं लगता था। वहाँ जाना बंद कर दिया। जाने में रोने धोने लगी। तब उन्होंने मुझको कास्वेट गर्ल्स कॉलेज में भेजा, जहाँ मैं 5वें दर्जे में दाखिल हुई। अब जिस स्कूल में लेखिका आई वो बहुत उनको वातावरण अच्छा लगा। वहाँ पर हर धर्म की लड़कियाँ थी और सब मेस में बैठकर इकट्ठा खाना खाते थे। मेस यानी कि जहाँ पर बैठकर खाना खाया जाता है, डाइनिंग रूम एक तरह से। और वहाँ पर प्याज भी नहीं बनता था। एक कमरे में छात्रावास के यानी कि हॉस्टल के कमरे में कितनी लड़कियाँ रहती थी? 4। उनमें सबसे पहली जो लेखिका की साथिन बनी, फ्रेंड बनी, वो थी सुभद्रा कुमारी, जो आप जानते हैं एक बहुत बड़ी लेखिका हैं। 7वें दर्जे में वो मुझसे 2 साल सीनियर थी, यानी 7th क्लास में थी। कविता लिखती थी। मैं बचपन से तुक भी मिलाती आई हूँ। तुक माने राइमिंग, मतलब कोशिश करना पोएम लिखने की। बचपन में माँ लिखती थी, पद भी गाती थी। मीरा के पद विशेष रूप से गाती थी। सवेरे वो क्या गाती थी? जागिए कृपा निदान पंछी बन बोले।
यही सुना जाता था। प्रभाती गाती थी, प्रभाती जो सुबह के समय गाए जाते हैं। सुभद्रा कुमारी जी कौन सी भाषा में लिखती थी? खड़ी बोली में। और लेखिका ने कौन सी भाषा में लिखना शुरू किया? ब्रज भाषा में। अब वे उनसे छिपा छिपा कर लिखती थी, क्योंकि सुभद्रा कुमारी चौहान थी एक प्रतिष्ठित लेखिका। तो एक दिन, महादेवी तुम कविता लिखती हो? सुभद्रा कुमारी चौहान ने पूछा। तो मैंने डर के मारे कहा नहीं। और अंत में उन्होंने मेरी डेस्क की किताबों की तलाशी शुरू की और बहुत कुछ निकला। उसे जैसे उन्होंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा जैसे एक अपराधी को पकड़ लिया है। और उन्होंने पूरे हॉस्टल में सबको बता दिया कि मैं कविता लिखती हूँ। और इस तरह से हम दोनों की मित्रता हो गई। अब वहाँ पर पढ़ते पढ़ते एक डाल के नीचे बैठ जाते थे, पेड़ की डाल के नीचे, और डाल पर हम लोग बैठ जाते थे जो नीची डाली थी। जब और लड़कियाँ खेलती थी तो हम लोग क्या करते थे, हम दोनों तुक मिलाते यानी कविता लिखते थे। अब आगे इसके देखते हैं। समय एक पत्रिका निकलती थी जिसका नाम था स्त्री दर्पण, और उसी में वो लिखकर हम भेज देते थे अपनी तुकबंदी, और वो तुकबंदी वहाँ छप जाती थी। फिर कवि सम्मेलन हुए जहाँ हम लोग भी आने जाने लगे, और हिंदी का उस समय प्रचार प्रसार था। मैं सन 1917 में यहाँ आई थी। उसके उपरांत गांधी जी का सत्याग्रह आरंभ हो गया, क्योंकि आज़ादी से पहले की बात है, तो गांधी जी का उस समय सत्याग्रह आंदोलन आरंभ हुआ। और आनंद भवन स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र था। जहाँ तहाँ हिंदी का प्रचार बहुत मिलता था, क्योंकि हिंदी में ही हम अपने भाव एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक पहुँचाते थे। आज़ादी की लड़ाई में उनसे रिलेटेड कविताएं लिखते थे। और वहाँ पर जब कवि सम्मेलन होते थे तो ये भी जाते थे। तो वहाँ पर जब कभी हमारा नाम पुकारा जाता, बेचैनी से सुनते रहते थे। मुझको प्राय प्रथम पुरस्कार मिलता था। 100 से कम पदक नहीं मिले होंगे उसमें, मतलब हमेशा फर्स्ट आती थी। कौन? लेखिका उसमें क्या आती थी? हमेशा फर्स्ट आती थी। और फर्स्ट आने पर उनको कितने 100 से भी ज़्यादा पदक मिल गए थे। और ये हम जो लेखिका महादेवी वर्मा हैं, उनको एक बार क्या हुआ, कविता की जीत के रूप में क्या मिला? एक चांदी का कटोरा, नक्काशीदार सुंदर, यानी कि उस पर फूल पत्तियां बनी हुई थी। और उस दिन सुभद्रा नहीं गई थी तो प्राय, वरना वो ही कवि सम्मेलन में जाती थी। और मैंने आकर कहा देखो मुझे मिला है, तो वो बड़ी खुश हुई और उन्होंने कहा कि इसमें खीर बनाओ और मुझे एक कटोरे में खिलाओ। और उसी बीच क्या हुआ, बापू महात्मा गांधी आनंद भवन आए, और हम लोग जब तक जेब खर्च के हमेशा एक एक दो दो आने इकट्ठे करते थे ताकि देश की स्वतंत्रता के आंदोलन में काम आ सके। तो वहाँ जाकर क्या किया, मैंने अपना जो कटोरा किसको दिखाया? बापू को दिखाया। अब बापू ने कटोरा सुनते ही कहा, देखते ही कहा कि अच्छा मुझे दे दो वो कटोरा। अब वो कुछ मतलब वहाँ पर कुछ नहीं कह पाई और वो कटोरा उनको देकर लौट आई। अब दुख तो हुआ लेखिका को बहुत। क्यों दुख हुआ? कि कटोरा लेकर कहते कविता क्या थी वो तो सुना दो, ना कविता सुनी ना कुछ, और मुझसे कटोरा ले लिया। और जब ये बात आकर सुभद्रा कुमारी चौहान को बताई तो वह और ज़्यादा खुश हुई, बोली जाओ जाओ और दिखाओ कटोरा। तो इस तरह उनकी मस्ती चलती रही। अब आगे देखते हैं इस पाठ में आगे क्या है। सुभद्रा जी छात्रावास छोड़कर चली गई जब उनकी पढ़ाई पूरी, और तब उनकी जगह एक मराठी लड़की जैबुनिसा हमारे कमरे में आकर रही। वे कोल्हापुर से आई थी। अब क्या हुआ, एक दूसरे के साथ रहे तो वो कुछ मेरे शब्द सुन गई और कुछ मैं उनके शब्द सीख गई। जेबुन मराठी महिलाओं की तरह किनारीदार साड़ी और वैसा ही ब्लाउज पहनती थी। कहती थी हम मराठी हूँ तो मराठी बोलेंगे। उस समय यह देखा गया सांप्रदायिकता नहीं थी, यानी कि अपनी भाषा का हम आराम से प्रयोग कर सकते थे। कोई ऐसी हमारे ऊपर पाबंदी नहीं थी। जो लड़कियां थी वे आपस में अवधी बोलती थी, बुंदेलखंड की आती थी, बुंदेली बोलती थी, तो कोई भी अंतर नहीं था। हम पढ़ते हिंदी थे और उर्दू भी हमको पढ़ाई जाती थी, परंतु आपस में हम अपनी भाषा में ही बात करते थे। बहुत बड़ी बात थी। हम सब मेस में खाते थे, प्रार्थना में खड़े होते थे, कोई विवाद नहीं होता था। मैं जब विद्यापीठ आई तब तक मेरे बचपन का वही क्रम चला
आ रहा था। यहाँ तक क्या हुआ, लेखिका का बचपन का क्रम चल रहा था, बचपन की यादें वो अपनी साझा कर रही थी। तो कभी कभी बचपन के संस्कार ऐसे होते हैं कि हमें बड़े हो जाते हैं तब तक चलते हैं। बचपन का एक और भी संस्कार था, जो हम जहाँ रहते थे वहाँ जवारा के नवाब रहते थे। दैट मीन्स कि लेखिका थी हिंदू और जवारा के नवाब मॉमडन हुए, तो उनकी नवाबी छिन गई थी। वे बेचारे एक बंगले में रहते थे, उसी कंपाउंड में हम लोग भी रहते थे। बेगम साहिबा कहती थी हमको ताई कहा करो। मतलब प्यार की बात है कि हिंदू मुसलमान का जो प्यार है वहाँ पर उस टाइम अपने दौर में बहुत ज़्यादा था, लेखिका का और जवारा के नवाब का। तो जो उनकी वाइफ थी बेगम, वो बच्चों को कहती थी हमें ताई कहा करो। तो इसी तरह से उनके बच्चे हमारी माँ को क्या कहते थे, चची जान कहते थे। हमारे जन्मदिन मनाए जाते थे, उनके जन्मदिन हमारे यहाँ मनाए जाते थे। उनका एक लड़का था, उसको राखी बांधने के लिए वो कहती थी कि राखी बांधो, बहनों को राखी बांधनी चाहिए। राखी के दिन सवेरे से उसको पानी भी नहीं दिया जाता था। जैसे कि हमारी एक ये परंपरा है कि जब तक भाई बहन राखी का वो नहीं कर लेते तो मुंह झूठा नहीं करते, मतलब कि कुछ भी खाना नहीं खाते, अन्न का दाना नहीं खाते। तो चाहे वो मॉमडन थे पर वो रूल्स फॉलो करते थे। राखी बंधवाने से पहले उसको खाने को कुछ नहीं मिलते थे। हमको लहरिए या कुछ मिलते थे, पैसे मिले या लहरिए, मतलब लाइनों वाले एक तरह से कपड़े। इसी तरह मुहर्रम में हरे कपड़े उनके बनते थे तो हमारे भी बनते थे। फिर एक हमारा छोटा भाई हुआ वहाँ, तो ताई साहिबा ने पिताजी से कहा देवर जी कहो तो मेरा नेक ठीक करके रखें, मतलब मैं एक अच्छा सा गिफ्ट लूँगी, नेक मतलब इनाम लूँगी, क्योंकि बच्चा हुआ है तो मैं बड़ी हूँ तो मुझे मिलना चाहिए। मैं शाम को आऊँगी। वे कपड़े वपड़े लेकर आई जैसे बच्चों के लिए लेके आते हैं। हमारी माँ को दुल्हन कहती थी, कहने लगी दुल्हन जिनके ताई चाची नहीं होते वे अपनी माँ के कपड़े पहनते हैं, नहीं तो 6 महीने तक चाची ताई कपड़े पहनाती है। मैं इस बच्चे के लिए कपड़े लाई हूँ। तो वो उनका प्यार था कि अब 6 महीने तक जो ये बच्चा कपड़े पहनेगा वो कौन देंगी, वो ही देंगी, क्योंकि अगर ताई चाची ना हो तो पहने, ये परंपरा थी। मैं अपनी तरफ से उनका नाम मनमोहन रखती हूँ। अब वो क्या कहती हैं, यह बड़ा सुंदर है, और उसका नाम ताई ने ही रखा था। क्या रखा था, मनमोहन। वही प्रोफेसर मनमोहन वर्मा आगे चलकर जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर कुलपति बने, गोरखपुर यूनिवर्सिटी के भी रहे। कहने का तात्पर्य है कि मेरे छोटे भाई का नाम वही चलता जो ताई साहिबा ने रखा था। उनके यहाँ पर भी हिंदी चलती थी, उर्दू भी चलती थी। यूँ अपने घर में वे अवधी बोलते थे। वातावरण ऐसा था उस समय का कि हम लोग बहुत निकट थे। आज की स्थिति देखकर लगता है जैसे सपना हो। आज ये वह सपना खो गया है, क्योंकि सब अपनी अपनी भाषाओं में उलझे हुए हैं, अपने अपने धर्मों में उलझे हुए हैं। हिंदू मुसलमान ऐसा प्यार देखने को मिलता ही नहीं। तो इसलिए लगता है कि वो बातें अब सपने में ही रह गई है जो पहले होती थी। शायद वह सपना सत्य हो जाता तो भारत की कथा कुछ आज और ही होती, कि अगर वो सपना जो हम ये भाषाई भेदभाव, धार्मिक भेदभाव की संकीर्णताओं में उलझे हुए हैं और उलझकर अपने भारत देश की मर्यादा को ही एक तरह से हम भंग कर रहे हैं। जबकि भारत देश तो एक ऐसी माला है जिसमें अनेक भाषाओं के मोती, अनेक धर्मों के मोती पिरो हुए हैं, जिससे वो और सुंदर लगती है। तो अगर ऐसा हो जाए तो हमारा भारत देश और अधिक सुंदर देश बन जाए।